तकरीबन का मजबूत कार्यक्रम किया और मजबूत कार्यक्रम तो किया ही किया। आज मुझे खुशी हुई, पहली बार मैंने नसीब को सुना है कि नसीब एक अच्छा वक्ता भी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुस्लिम समाज की तो बात मैं कहता नहीं, लेकिन आप बहुजन समाज का अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका हिस्सा मुस्लिम समाज में। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन करता हूं। मेरा नमन वंदन भारत के उस प्रत्येक वीर को है जिन्होंने यहां आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। मेरा नमन वंदन उन महापुरुषों को है जिन्होंने भारत की व्यवस्था को बचाया, भारत की अस्मिता को बचाया, भारत में इंसानियत का संदेश फैलाया। उन सभी को मेरा नमन वंदन है। मेरा सवाल आप ही से सबसे पहले, क्या सुनना पसंद करोगे? अच्छा भाषण सुनना पसंद करोगे जो आप ताली बजा सके, या कुछ शेरो शायरी सुनना पसंद करोगे जो आपको अच्छा लगे, या फिर आपकी खुद की हकीकत सुनना पसंद करोगे जो आपको कड़वी लगेगी दवाई की तरह, लेकिन सच हो? क्या सुनना पसंद करोगे बताओ? हकीकत कड़वी होती है जहर की तरह। हो सकता है कि जब मैं हकीकत कहूं तो आपको वो चुभे, आपको चुभे और आप चुभने के बाद ये कहे कि मंच हमारा, पंडाल हमारा, क्षेत्र हमारा, घर हमारा, गांव हमारा, एक शख्स आया और हमें यहां पर उल्टा सीधा कहकर चला गया। सच जब कहूंगा तो वो आपको गलत ही लगेगा, इसलिए कि भारत के अंदर जिन लोगों ने भारत की मिट्टी की रक्षा की, भारत के अंदर जिन लोगों ने आजादी के लिए अपने सिरों की कुर्बानियां दी, भारत के अंदर जिन लोगों ने यहां खेती, किसानी, मजदूरी की, भारत के अंदर जिन लोगों ने सफाई की, आज भारत के अंदर सबसे बड़ा अपमान किसी का अगर हो रहा है तो उन्हीं का होगा। वो कोई दाढ़ी टोपी वाला हो सकता है, वो कोई दलित पिछड़ा हो सकता है, लेकिन अपमान बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज तक हमने यहां के आकाम को ये याद कराने का मौका नहीं दिया कि अगर हम एक दिन यहां काम करना बंद कर दें तो सड़कों पर केले बिकने बंद हो जाएंगे, दुकानों में तुम्हें बिरयानी नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर की गंदगी उठाने वाला तक कोई नहीं होगा। ये हम याद कराने में नाकामयाब हैं। और ये गलती किसकी है, ये हमें समझना पड़ेगा। बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ, उसके साथ घटना घटित होने के बाद इस देश में कितने नेता, कितने आगे ऐसे थे जिन्होंने उसके पक्ष में खड़ा कर बोलने का काम किया। सीएनआरसी की लड़ाई लड़ी, सिर्फ सीएनआरसी 3 शब्द नहीं, उसके पीछे जमावड़े को देखो, उसके पीछे इस देश की करोड़ों आबादी को देखो, उसके पीछे न जाने कितने बच्चों का भविष्य देखो। कितने नेता ऐसे हैं इस देश के जिन्होंने सड़क पर आकर लड़ाई को लड़ा। मैं अपने नेता की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कितने नेता ऐसे हैं कि आकर के लड़ाई को लड़ने का काम किया। आजम खान ने स्कूल क्या खोल दिया कि उसको जेल भेज दिया, और आजम खान की पार्टी के लोगों ने क्या आजम खान साहब के लिए सड़क पे कोई एक भी आंदोलन किया? अगर एक भी आंदोलन किया हो तो ढूंढ कर मुझे बताइएगा कि आजम खान साहब की पार्टी के लोगों ने उनके लिए ये आंदोलन किए? नहीं किए। मैं याद इसलिए करा रहा हूं कि एक नारा आपको याद रखना चाहिए कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिस दिन ये बात आपके मन में बैठ गई, उस दिन मैं ये कहता हूं कि यहाँ दलित पिछड़े मुसलमानों की समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाएगा। पिछली बार आपने वोट दिया, क्या वोट देने के पहले आपने पूछा था कि तुम लोग हमारे हितों की सुरक्षा करोगे, नहीं करोगे? जब किसी बड़े बुजुर्ग की दाढ़ी खींची जाती है, टोपी खींची जाती है, कुर्ते पर सवाल होते हैं कि तुम्हारे साथ खड़े होकर हमारे साथ हमारी रक्षा करोगे, नहीं करोगे? आपने सवाल पूछा, और नहीं पूछा तो नहीं पूछा।
जिन पार्टियों को आपने आज तक शीश कर खड़ा किया, आपके पैसे से जो पार्टियां खड़ी हुई, मैं ये नहीं कहता उस पार्टी के सब लोग गलत है, नहीं। मैं ये कहता हूं कि जब अच्छा होगा तो साथ खड़े रहेंगे और जब बुरा होगा तो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। क्या ये सही है? अगर ये सही है तो मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं। मैं इसी राजनीति को भी सिरे से नकारता हूं कि अगर अच्छा है तो साथ अच्छी रोटी खाएंगे और अगर बुरा है तो भूखे साथ रहकर के सो जाएंगे। ये व्यवस्था इस राजनीति में स्थापित हो जानी चाहिए। और अगर ये व्यवस्था स्थापित नहीं होती तो आपको राजनीति का मतलब समझना जरूरी है कि राजनीति का मतलब क्या है। राजनीति का मतलब सिर्फ वोट लेकर, चुनाव जीतकर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना नहीं है। राजनीति का मतलब है अपने क्षेत्र के सड़क खड़ौजे, वहां की नालियां, उनका फान करना, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल का निर्माण करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाकर विधानसभा में चीख चीख कर बताना, अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की मांग करना, ये राजनीति का सही मतलब है। आज राजनीति का मतलब क्या है कि नेताजी विधायक बने कि मंत्री बने, गांव में जो सबसे मजबूत परिवार होता है, मजबूत परिवार तो समझते होंगे ना, जो दबंग होता है, पैसे वाला होता है, जिसका घर बहुत बड़ा होता है, जहां जाए तो चांदी के कटोरे में काजू किशमिश मिल सके तो फिर मंत्री जी उनके घर आते हैं। कोई शख्स ऐसा बैठा है जिसके एक छोटा सा मकान हो, जिसने वोट दिया हो, मंत्री जी ने हाथ मारा हो, विधायक जी ने तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा। कभी तुम्हारे घर जाके टुकड़ा रोटी का खा आए और नहीं खा है तो आपको खुद सोचना चाहिए वोट किसको देना। इस वोट की कीमत आप समझ नहीं पाए। मैं बाबा साहब अम्बेडकर का 26 जनवरी 1950 का एक वाक्य है वो आपको याद कराऊंगा, और खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग इसे गौर से सुने, क्योंकि आज इस देश के अंदर दलितों के बाद सबसे बड़ा शोषण किसी का है। बाद के इन दोनों का शोषण अगर किसी का है तो इन दोनों कौमों का बड़े पैमाने पर शोषण है। मेरी बात को गौर से सुने। जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में संविधान लागू करा के बाहर निकलते हैं तो उनके साथ के नेता हंसते और कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत खुश लग रहे हो। बाबा साहब कहता है कि हाँ मैं आज बहुत खुश हूं, मैंने आज रानी का पेट चीर दिया है। अब राजा रानी के पेट से जन्म नहीं लेगा, राजा यहाँ के गरीब मजदूर किसान वर्ग के वोट से जन्म लेगा। तो सामने वाले नेता हंसते हुए कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर अधिकार तो ले चले हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, तुम्हारे लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, जरूरत पड़ी तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने हमारे लोगों को डराया, धमकाया, राजा अपना बनाया। कैसे? मीरापुर चुनाव आपके सामने है, मीरापुर चुनाव सामने नहीं है। कैसे वोट डलवाया सरकार ने प्रशासन के सारे पर, डंडे के बल पर? तो उन्होंने राजा अपना बना दिया। ये बात हमें समझनी होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर कहीं भी एक तरह की व्यवस्था रहेगी तो उस देश का उत्थान होना संभव नहीं है। अगर आप एक ही पार्टी के पीछे लगे रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि अगले 50 साल तक यही पार्टी राज करे तो वो एक दिन तानाशाह हो जाएगी, निरंकुश हो जाएगी। वो फिर आपको रोटी नहीं, आपसे रोटी देने वाली नहीं, रोटी को छीनने वाली बन जाएगी। यही है हो रहा है, यही है हो रहा है इस देश में। ताली बजाना थोड़े से सुनने का है। इस देश में सारी सरकारी व्यवस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। जैसे रेलवे प्राइवेट किया, जैसे एयरलाइन प्राइवेट किए, LIC प्राइवेट की, इतनी सारी संस्थाएं हैं, उन सबको प्राइवेट किया जा रहा है। इसलिए कि जब आप घर में शाम को आएंगे और बल्ब का बटन दबाएंगे और फिर उसके बाद जो यूनिट चढ़ेगी, जिस यूनिट की कीमत 1 रुपए 2 रुपए होनी चाहिए, उस यूनिट की कीमत बढ़कर 5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए 15 रुपए हो जाती है। ये प्राइवेटीकरण का असर है। सरकारी होगी तो यूनिट की कीमत कम होगी, प्राइवेट होगी यूनिट की कीमत ज्यादा हो जाएगी। तो आपको बल्ब जलाने से पहले सोचना होगा कि बल्ब जलाया जाए या नहीं जलाया जाए। जब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, जैसे आपने किसानों का आंदोलन देखा होगा, किसानों का MSP का आंदोलन चल रहा था, सबने देखा होगा। कभी आपने सोचा कि आखिर सरकार इतना बड़ा फैसला ले रही है, किस आधार पर ले रही है? उसके बाद इसी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 28-27 हजार स्कूल बंद किए। कितने स्कूल? 27-28 हजार स्कूल बंद किए। हालांकि सरकार को यह चाहिए था कि जो टीचर वहां 1 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी सारी ड्यूटियां छोड़कर
पोलियो की ड्यूटी हटाकर, चुनाव ड्यूटी हटाकर, जनगणना ड्यूटी हटाकर, वो जो जानवरों के जनगणना जिसकी ड्यूटी हटाकर तो सिर्फ ये कहा था गांव गांव जाओ, जाकर के समझाओ, अपने स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाओ। लेकिन उन्होंने, सरकार ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने स्कूल बंद किए। जानते किसी ने कि जब आप गेहूं की फसल उगाओगे 4 महीने शाड़ों के दिनों में, शाड़े तो समझते हो ना, जाटों में जब गेहूं बोया जाएगा फिर रात को पानी दिया जाएगा और फिर खरसाना में जाकर कटाई होगी, उसको निकलवाया जाएगा, तो फिर उन गेहूं को रखने के लिए जो स्टोर चाहिए वो स्टोर इन प्राइमरी स्कूलों के उपलक्ष्य में बंद कराया गया। ये प्राइमरी स्कूल फिर जो है अडानी जी को किराए पर दिए जाते और किराए पर देने के बाद जो आपसे अनाज लिया जाता वो वहां खरीद कर बेच रखा जाता। अडानी जी तय करते कि आपके चावल की, धान की, गन्ने की, गेहूं की कीमत क्या है। इस पर अडानी जी तय करते कीमत क्या है। फसल किसकी? हमारी। मेहनत किसकी? हमारी। और कीमत किसकी? व्यापारियों। इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लीजिए, और नहीं समझना चाहते तो मेरा एक उद्देश्य रहता है, मैं वोट नहीं मांगता किसी कि जहां है नेता उधर आओ, भिखारी को भाई मुझे वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। नहीं, मैं सिर्फ काम बताता हूं कि हम इतने ताकतवर हैं, ये काम करते हैं, ये काम कर सकते हैं। और जब हम काम करते हैं तो वोट किसको मिलना चाहिए? आपका काम करने वाले आदमी को वोट मिलना चाहिए, निकम्मे आदमी को वोट मिलना चाहिए। काम करने वाले आदमी को वोट मिलना चाहिए। तो फिर आपसे वोट वो लोग आकर मांगेंगे जो काम नहीं करते। मेरा कार्यकर्ता आएगा, आकर बताएगा मैंने क्षेत्र में पिछले 5 साल में इतने देखा, इतने मुकदमे मुझ पर हैं और इतने लोगों को न्याय दिलाया, बिना जाति धर्म दे के दिखाया, तो आपका वोट बनता है उठकर खड़े होकर उसको कहें इस बार बेटा वोट तेरा है, इस बार तेरा काम हम देखना चाहते हैं। लेकिन जनता ने ना जाने क्या मन बना लिया। जनता जातियां देखती है, जनता धर्म देखती है कि पहले मेरे धर्म का है नहीं, मेरी जाति का है नहीं, वो कितना अच्छा आदमी है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं, वो जाति धर्म देखने लगती है। समझिए, इस वोट की कीमत को समझिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा ऐसे स्कूल में तालीम ले जहां आपके यहाँ के मंत्री का बच्चा भी पढ़ रहा हो, आपके यहाँ के कलेक्टर का बच्चा भी पढ़ रहा हो, आपके यहाँ के बाबू का बच्चा भी पढ़ रहा हो, आपके यहाँ के किसान का बच्चा पढ़ रहा हो, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ रहा हो। आप नहीं चाहते कि ऐसी तालीम इस देश में होनी चाहिए? हाँ ना में जवाब दो। चाहते हो ना? कैसे आएगी ऐसी तालीम? बताओ कैसा आएगी? इस देश में एक स्कूल तो ऐसा है जहां बड़े बड़े मंत्रियों के बच्चे पढ़ेंगे जिनकी फीस ही 10,000, 20,000, 30,000 से शुरू होती है। और जब वो पढ़ने जाते हैं देखिए उनको मिलता क्या है? वो तैरना सीखते हैं, वो गाना गाना सीखते हैं, वो क्रिकेट खेलना सीखते हैं, वो फुटबॉल खेलना सीखते हैं, वो इंग्लिश बोलना सीखते हैं। और एक स्कूल कैसे है? अगर हम थोड़ा बहुत काम करते हैं, जैसे पुलिस वाले सामने खड़े हैं, ये अपने बच्चों को पढ़ाते हैं 2,000-3,000 के स्कूल में, जहां की फीस कितनी है? 2,000-3,000। लेकिन इनके बच्चे भी जो कॉन्वेंट बच्चे हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो अगले आने वाले टाइम में कितने क्षमतावान क्यों ना हो, कितने अच्छे क्यों ना हो, अगर आपके घर का बच्चा अच्छा क्रिकेटर है तो वो इंडिया टीम में सिलेक्ट नहीं होगा। अगर हाँ आपका बाहु बन जाता है, आपका धन बन जाता है, आपका राजनीति बन जाता है, तो आपके बच्चे को कुछ आता हो, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अमित शाह जी का बेटा, बल्ले बॉल का वजन नहीं पता होगा, वो बीसीसीआई के साथ चेयरमैन है। समझ रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है। अभी आपने पीछे देखा एक रोग आया था, यहां पर कोरोना आया था ना, याद होगा? घर में पैक हो गए थे सब, एक दूसरे को छूना बंद कर दिया था। रिश्तेदार आए तो कहा भाई ना घर में ना घुसिए, बाहर है। कहीं अगर आप बाहर से काम धाम करके आए तो पत्नी ने मारे कहा दिया पहले बाहर रहे, ना धो गए, ये ले सैनिटाइजर से लगा के घर आना। ऐसा ही था ना कोरोना। हालांकि था क्या? कोरोना था बुखार, कोरोना था खांसी जुकाम, ये 3 चीज कोरोना थी। उस कोरोना में हुआ क्या कि जब आपके घर के बच्चे को कोरोना हुआ और उसका प्रभाव बढ़ा और अंदर से लंग्स खराब हुए, तो आप उसे उठाकर डॉक्टर का भेज उसका इलाज कर दो। 70% मौतें बिना इलाज के हो गई। लेकिन जिसका बाहुबल था, जिसका धन बल था, जिसका राजनीतिक बल था, उसे खांसी भी आई, छींक भी आई, उसने फोन किया कि मेरा इलाज ना कराइए, आईसीयू तैयार। इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहते कि एक जैसे इस हॉस्पिटल में सबका इलाज हो जाए। अभी आपको अगर मलेरिया हो जाए,
अगर आपकी प्लेटलेट्स कम हो जाए, आपको डेंगू हो जाए, तो जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 का खर्चा आएगा 3 दिन का, तब आपका बच्चा ठीक होगा। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जब कोई बीमारी आए, वो चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो चाहे रिक्शा चलाने वाला किसान क्यों ना हो, उन सबका एक जैसे हॉस्पिटल में इलाज हो कि इधर एक चारपाई पर यहाँ का डीएम पड़ा हो और दूसरी चारपाई पर किसान और तीसरी पर यहाँ का रिक्शा चलाने वाला पड़ा हो। उन तीनों का इलाज एक जगह होगा तो एक जैसा इलाज होगा, छोटा बड़ा इलाज नहीं हो सकता। ये हम चाहते हैं। लेकिन ये व्यवस्था बड़ा सवाल है, बदलेगी कैसे? कौन बदलेगा इस व्यवस्था में? मैं सोचने लोग मैं बदल दूंगा। अभी इतने बड़े बड़े नारे मेरे साथ में लगा, भाई तुमसे जिंदाबाद, भाई बिना तुलसी जिंदाबाद, ये किया, ये किया, ये करना है। क्या अकेला चंद्रशेखर भाई व्यवस्था को बदल सकते हैं? क्या मैं व्यवस्था को बदल सकता हूं? ये जो लोग यहां बैठे हुए हैं, क्या ये चंद लोग इस व्यवस्था को बदल सकते हैं? नहीं, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं उनका नाम है इस देश के नागरिक, इस देश में रहने वाले लोग, हिंदू मुसलमान नहीं। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं वो तो मुझे पता ही नहीं कौन सी दुनिया से आए हैं, मुझे मंगल ग्रह से टपके होंगे, ऑक्सीजन मिली है। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ठीक, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं तो भारत के नागरिक जो हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर इस देश की व्यवस्था को सोचते हैं। मैं जब अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ता हूँ, मैं जब जापान चाइना का पढ़ता हूँ, तो मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है। एक समय डॉलर 1 रुपए से नीचे था, जानते हैं? एक समय भारत का डॉलर 1 रुपए से नीचे था। आज उस डॉलर की कीमत भारत के 80-90 रुपए के बराबर है। समझे हम कहां पीछे चले गए? इसलिए कि हमने इस देश में सिर्फ जाति धर्म देखकर व्यवस्था स्थापित करने का काम किया। अगर हम इस देश में इंसानियत देकर व्यवस्था स्थापित करते तो शायद ऐसा ना हो पाता। और मैं गर्व से कहता हूं कि मेरा नेता चंद्रशेखर आजाद जाति धर्म देखे बिना व्यवस्था स्थापित करने का काम कर रहा है। वो कभी जाति धर्म नहीं देखता, वो ये देखता है गलत किसके साथ हुआ और जाकर संसद में भी मिट जाने का काम करता है। कह रहा ये चलेगा नहीं, मैं गर्व करता हूं। ऐसी राजनीति हम चाहते हैं। नेता बोलता है ये अच्छे भाषण देंगे, लालच देंगे। मैं कहने लगूं कि कल मैं आपको पैसे दे दूंगा, कहने लगूं मेरे पास खुद नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, तो बेरोजगार। दादा थोड़ी जमीन न देकर जाते तो रोटी की व्यवस्था सही से होगा थी। मैं आपको कहूं नहीं, मैं आपका जीवन बदल दूंगा, बदल ही नहीं सकता। कैसे बदल दूंगा बताओ? कोई मेरे पे जादू मंत्र है? नहीं बदल सकता। हाँ, आपकी व्यवस्था जरूर बदल सकता हूं। आप एकजुट करके यहाँ की शासन सत्ता पर काबिज होकर के जो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं उन्हें जेल में भेज करके, जो लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 समझा करके कि ये आर्टिकल ये कहते हैं अगर तुम इस देश को किसी भी धर्म का राष्ट्र बनाओगे तो तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं यानी कि वो इन आर्टिकल के तहत सबसे बड़े देशद्रोही है, ये उनको समझा करके और यहाँ की जेल की कालकोठरी में भेज करके इस देश की व्यवस्था को बदलने का काम मेरे जैसे लोग कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर उसी लाइन पर चलना है कि नहीं भाई मंत्री जी थे, मेरा उन्होंने बहुत बड़ा साथ दिया, मेरे पर मुकदमा लग गया था, उन्होंने हटवाने का काम किया, हमारे गांव में गली खोजा देने का काम किया, तो ये कोई एहसान नहीं, ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। बिल्कुल जैसे एक स्कूल में बैठा टीचर बच्चों को पढ़ाना उसकी ड्यूटी है, जैसे एक नाई जो बाल काटता है बाल काटना उसकी ड्यूटी है, जैसे पुलिस वाले इनकी सुरक्षा करना आपकी ड्यूटी है, ऐसे एक नेता की ड्यूटी है अपने क्षेत्र का विकास करना। वो कोई एहसान नहीं करता उनका। जिस दिन हमारी बात ये समझ में आ गई तो दिन व्यवस्था बदल जाएगी। अब आप सोचिए एक नेता खड़ा होता, खड़ा होने के बाद वो चंद समय में बहुत बड़ा अमीर हो जाता, पैसे वाला हो जाता। कभी सोचा है कैसे, कहां से हो जाता है? वो जब 1 करोड़ की योजना आपके गांव के लिए आती है, गली खोलियों के लिए, अम्बेडकर भवन के लिए, प्राप्त घर के लिए या फिर किसी और के लिए, वो जो 1 करोड़ में से 40 लाख रुपए उसकी रिश्वत होती है, वो उससे खा करके अमीर होता है। और वो पैसा आता कहां से? जो आपकी गली बनते हैं, घरों बनते हैं, पैसे कहां से आता है? वो आपके मेरे खून का जो जूस निकलता है मेहनत कर करके, जो केले वाला ठेली सुबह से शाम तक लगा रहा है, और उसके बाद वो अनाज खरीदता, तेल खरीदता, साबुन खरीदता है, उससे जो टैक्स जाता है वो सब वहां से आता है। अब आप सोचिए पैसा किसका? हमारा। आप इसके पास रहा है नेताजी के, लगना कहां चाहिए? हमारे लिए लगता रहा है।
लग रहा है नेताजी के ऐसो आराम में। मैं बात इसलिए समझा रहा हूं कि देखिए, अब तक मुझे तो कहीं ऐसा लगा नहीं जो आदमी जिसका जन्म हुआ वो मरा ना हो। इंसान पैदा हुआ मर जाएगा, जानवर पैदा हुए मर जाएंगे, तो बता दिया। तो मैं लिख कर देता हूं, इस देश के अंदर धर्म के अफीम को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। जो धर्म के नाम पर न्याय अत्याचार करते हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी और मोहब्बत बांटने वालों की संख्या कम हो जाएगी। मेरे बखूबी याद है, मैं हूं लगभग 12 साल रही होगी, तो मेरा जो गांव पड़ता है वो घाट क्षेत्र में पड़ता है। आने जाने की सुविधा नहीं है। तो 10 साल पहले वहां बहन जी की सरकार आई थी, तब जाके कुछ सुविधा थोड़ी बहुत हो पाई, उससे पहले कोई सुविधा नहीं थी। तो मैं अपने दादा के साथ साइकिल में बैठ के जब जाता था तो मेरे दादा इधर से साहब सलाम का नारा देते थे, उधर से मुस्लिम उन्हें राम राम का वापस करता था। मेरे दादा ने कहा सब साइकिल में चलते हुए साहब सलाम, उधर से मुस्लिम टोपी वाला एक बैठा था, बैठा हुआ घाट पर राम राम। ये बात मैं पता किसने समझा रहा हूं कि जब तक राम राम थी, जब तक अपनापन था, भाईचारा था, लगाव था, सारी बीमारी में, शादी नियामत की, त्योहार में साथ उठना बैठना था। लेकिन जब से राम राम को जय श्री राम में बदला गया है, जब जय श्री राम का नारा गूंजता है तो पास खड़ा हुआ मुस्लिम, पास खड़ा हुआ ईसाई, पास खड़ा बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख अपने अंदर डर महसूस करता है कि कहीं ये इस नारे के साथ साथ तेरा अंत ना करना। मैं गलत तो नहीं हूं, मैं सही कह रहा हूं। हालांकि इस बात को कहने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, लेकिन यही हकीकत है, यही हकीकत है। इस देश के 150 लगभग 150 करोड़ वासिंदों को सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आपको समानता का अधिकार दिया है। उन्होंने उसमें किसी जाति धर्म को अधिकार दिए, पहले कहा कि तुम सब समान हो, तुम्हारी जाति धर्म कुछ भी हो, तुम पहले इंसान हो, तो इस देश में तुम्हें हर चीज की स्वतंत्रता है। फिर उन्होंने धर्म मानने की स्वतंत्रता दी, स्कूल जाने की स्वतंत्रता दी, बोलने की आजादी दी, संविधान में निहित है। जिस दिन आपने पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन तो जवाब दे पाओ। कितने लोग जानते थे इस बात को? बहुत कम लोग जानते होंगे, 5, 7, 10 लोग जानते होंगे। ये बात आपको समझनी होगी। हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश की मिट्टी में हमारे पुरखों की हड्डियां हैं, इस देश की मिट्टी में हमारे पुरखों का खून है। ये समझना समझाना जरूरी है। और हमारे पुरखों ने कहा है जुर्म करने वाले से सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। अगर आप जुर्म सहते हो तो तुम ज्यादा गुनाहगार हो। एक महापुरुष ने कहा कि अगर जुर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते तुम्हारी हत्या हो जाती है तो आने वाली पीढ़ियां उस हत्या का बदला जरूर लेगी, वो उठकर खड़ी हो जाएंगी। लेकिन जुर्म के खिलाफ अगर हम चुपचाप मरते, यही तो हो रहा है। आज जुर्म हो रहा है, हमें पता लगता है कि आरएसएस के 4 गुंडे आए, गाली देने लगे, हम 20 लोग चुपचाप निकल के चले जाते हैं। हम मुकदमा दर्ज नहीं करवाने जाते, बिल्कुल नहीं जाते। जैसे अभी ग्वालियर में घटना हुई, कल परसों मनुस्मृति ध्यान दिवस था 1927 को डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति को आते वाले किया था। तो जब आप उसे पढ़ोगे तो इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और क्रिसमस डे भी था। ईसाई समाज के लोग, ईसाई उनको मानते हैं, उनका एक बड़ा त्योहार था। जैसे हिंदुओं को दिवाली होता है, मुस्लिमों में ईद होता है, ऐसे ही 25 तारीख को उनका भी एक त्योहार था। इधर ग्वालियर में कुछ मानसिकता रखने वाले लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को जलाने का काम किया। हालांकि हमारी टीम वहां भिड़ गई, लेकिन फिर भी यहाँ, क्योंकि मैं यूपी में हूं, मैं ग्वालियर प्रशासन को भी चेता दूं कि तुम्हें अंदाजा नहीं है, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले को आग लगाने की वजह से सोचा ना, उन्हें जेल भिजवा दो, वरना कहीं हमें मिल गए तो वो उंगलियां जो है ना, जिन पर वो पुतला जलाने का काम कर रहे थे, उन उंगलियों को नखून बाकी नहीं छोड़े जाएंगे, उन उंगलियों को नखून उतार ले जाएंगे। बिल्कुल, अगर संविधान सभा तो नहीं चलेगी तो फिर हम जानते हैं करना क्या है। और ये मैं नहीं कहता, ये यहाँ पुरखों ने बताया जब अंग्रेज अन्याय अत्याचार कर रहे थे और यहाँ सब लोग जाकर कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, वो नहीं माने तो उस समय फिर भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए और उन्होंने कहा अगर तुम गोली का जवाब गोली से चाहते हो तो हम देने के लिए तैयार है, और तुम गोली का जवाब गोली से चाहते हो तो हम देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तो मैं भी कहता हूं कि हम संविधानवादी लोग, अम्बेडकरवादी लोग, इस देश की सबसे बड़ी आबादी के लोग, जो लोग संविधान की भाषा में समझ जाए, वरना बोली गोली को ज्यादा बड़ी चीज है तो पुरखों का सौंप रहा है, बहुत बढ़िया सौंप रहा है।
ये बात जो लोग इतनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। आज एक मामला मुजफ्फरनगर का सामने आया, उस मामले को बताते हुए बड़ी शर्म लग रही है। एक 8 साल की बच्ची के साथ एक पूरी उम्र के व्यक्ति ने इतनी गंदी अश्लील हरकतें की। वो जब बता रही थी महिला, मुझे सुना नहीं आ रहा था। वो बेचारी पुलिस के पास गई, पुलिस ने पॉक्सो लगाई, SC/ST एक्ट लगाया, पुलिस ने छोटी बच्ची का 102 का बयान दर्ज किया। लेकिन यहां मुजफ्फरनगर के आकाओं ने, मंत्रियों ने जब पुलिस को दबाव दिया तो पुलिस फैसला कराने के चक्कर में लगी रही। पुलिस ने पॉक्सो हटा दिया। मैं कहता हूं प्रशासन के साथियों से, देखिए वर्दी मिली है लोगों के सम्मान के लिए। अगर हम 8 साल की बेटी की इस्मत नहीं बचा सकते तो मुझे लगता है कि वर्दी पहनना छोड़ दिया जाए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे पिता सिपाही ढेर वर्दी पहनते थे और वो मुझे एक बात कहते थे कि अगर पुलिस चाहे, पुलिस को पूरी आजादी हो कि आप सड़क के बीच में सुई डाल दो, किसी औकात की सुई डालो, पुलिस ऐसा व्यवस्था स्थापित कर सकती है। मेरे पिता मुझे बताते। तो बात अब हुई, कौन सा थाना था वो? खाया पार थाने की घटना है। तो मैं वहां के कोतवाल साहब और सीओ साहब को जो इसमें पूरा प्रेशर बनाए हुए हैं, देखिए साहब उस बेटी के साथ बदतमीजी हुई। 8 साल की बेटी है वो, जो पॉक्सो एक्ट हटाया उसको लगाया जाए, वरना बहुत जल्दी भीम आर्मी धरना देने आ रही है। और ठंड में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती ठंड। हम धरना देने आएंगे और जिसने गलत किया है उसको 151 में जेल नहीं भेजेंगे आप, उसको SC/ST एक्ट और पॉक्सो में जेल भेजेंगे, तब हम लोग चुप रहेंगे। वरना यहाँ के प्रशासन की ईंट से ईंट बजाई जाएगी। किसी बेटी के सम्मान में कुछ होगा तो भीम आर्मी किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेगी। मैंने कहा अपनी टीम को कल जाकर SSP से मिले और इसको कहे कि ये मामला है, इसमें सीधी जो कार्रवाई होती है वो कर दीजिए, बिल्कुल कर दीजिए। हमारी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं होगा, लेकिन सीधी कार्रवाई नहीं होगी, फिर मुजफ्फरनगर के SSP ऑफिस का दरवाजा बंद होगा। बिल्कुल गलत किया जाएगा तो बख्शिश होगी नहीं। ऐसी व्यवस्था जो आपके बच्चों को निगल देती है, जो आपकी क्षमता पर भ्रम देखकर उसका आकलन करती है, ऐसी व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो ना? ये व्यवस्था जब भी टूटेगी जब लड़ने वाले लोगों के साथ हो जाओ। अगर चापलूस चाटुकार लोगों के साथ खड़े होंगे तो हो सकता है आपके घर की व्यवस्था बदल जाएगी, कि समाज की व्यवस्था बदल नहीं पाएगी। और जब समाज की व्यवस्था नहीं बदलेगी तो आपके जिले की, आपके प्रदेश की, आपके देश की व्यवस्था भी बदल नहीं पाएगी। तो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में भीम आर्मी का कंधा मजबूत करें, मेरे नसीम भाई जैसे साथियों का कंधा मजबूत करें, यहाँ राणा जी साथियों का कंधा मजबूत करें और तमाम एयरलाइन बच्चे का कंधा मजबूत करने का काम करें। मैं सिर्फ आपसे एक वादा कर सकता हूं, ज्यादा वादा नहीं करता। वो क्या कि जब तक जीवन है गलत के सामने गर्दन नहीं झुकेगी, कट पड़ेगा, कट के साइड गिर जाए तो सही पड़ेगा, लेकिन गलत के सामने गर्दन नहीं झुकेगी। और एक चीज और ध्यान रखना, जिन लोगों की गर्दनें नहीं झुकी ना, उन्होंने हथियार बदलने की व्यवस्था बदली है। भगत सिंह उसी का एक उदाहरण है कि गर्दन कटवाई, झुकाई नहीं कभी, व्यवस्था बदली इस देश की। और ऐसी व्यवस्था बदली कि आज हम लोग यहाँ खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वोट का अधिकार इतना मजबूत है, ये वोट का अधिकार, आपकी जो हांडी होती है उसमें तेल डलता है, सब्जी बनाते तेल डलता है ना, कितनी कीमत है उसकी? 150 रुपये हो रही है, 150-200 रुपये होता है। ये उसकी कीमत आदमी कर सकता है एक वोट आपका, अगर आप इस वोट का सही प्रयोग कर लें। ये वोट आपका सब्जी की कीमत कम कर सकता है, ये वोट आपका आपके बच्चों को नौकरियां दे सकता है, आपको व्यापार के संसाधन खुलवा सकता है। ये वोट ही इतनी बड़ी ताकत है कि ये आपके बच्चों को, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा विदेश जाए पढ़ने, तो ये वोट इतनी बड़ी ताकत है आपके बच्चों को विदेश पढ़ने मिल सकता है। जितने आपको करना है बिल्कुल करना है। मैं इस मंच पे खड़े होकर किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं आपकी तरक्की की बात करता हूं। अगर आपके बच्चे तालीम नहीं ले पाएंगे, आपके बच्चे सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, ऐसी सरकार का, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना आप सबकी जिम्मेदारी है। बस इतना वादा करूंगा, अगर कभी उंगली आपकी तरफ उठेगी, कोई हाथ आपकी तरफ गलत उठेगा और आपकी गलती नहीं है, आपकी तरफ गोली आएगी और आपकी गलती नहीं है, तो सबसे पहले सीने विनय मुखर्जी को भीम आर्मी के साथियों आपके सामने खड़े होंगे। इतना वादा कर सकता है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े वादे करने आपसे आएंगे, जो जितना बड़ा वादा करता है उतना बड़ा झूठा होता है, जानते हैं। अगर आप किसी ने आपको आगे कह दिया, कहने लगा नहीं मैं तो जीतते ही आपके क्षेत्र को महल बना दूंगा, तो समझो कि उतना बड़ा झूठा है, वो जीतने के बाद उतना ज्यादा आपको लुटेगा।
भाई अगर एक प्रधान बना और प्रधान की योजना ही 20 लाख की, 50 लाख का काम कैसे कर देगा? बताओ ना मुझे। नहीं कर सकता ना वो। 20 लाख का तो काम कर सकता है। तो जितना बड़ा नेता अगर इतनी बड़ी बात कहेगा उतना बड़ा झूठा। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भाई जितनी बड़ी बड़ी बात वो करते हैं, जितना सब कुछ होता है, ठीक। अभी तो घटनाएं हुई, अभी तो हमने पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, उनकी वजह से तो हम पता नहीं क्या हुए थे। उधर ट्रंप कह रहा बार बार कह रहा भाई हमने युद्ध रोक दिया। याद होगा ना, भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, पहलगाम का हमला हुआ तो मीडिया ने कहा जी हम तो कराची जीत लिए, मीडिया ने कहा जी हम तो फलाना जीत लिए, हमने लाहौर बेस कैंप उड़ा दिया। मीडिया ने बताया ना उस दिन आपको, मैं तो मीडिया देखा, लेकिन उस दिन मैंने भी देखा था, पटना से आ रहा था देखता हूं। फिर कुछ दिन बाद पता लगा कि ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया। मैं सोच रहा यार हम 140-45 करोड़ लोग, हमारा इतना मजबूत प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कभी शेर से वो करते हैं, कभी कैसे करते हैं, उनके बस की युद्ध रुकवाना नहीं, अमेरिका युद्ध रुकवा रहा है। क्या किसी और देश को हमारे विषय में फैसला करने का अधिकार है? हमारे घर में क्या बनेगा कोई वो अमेरिका वाला बताएगा आपको या पाकिस्तान बताएगा आपको? हमारी खुद की ताकत है ना। तो तेरे मजबूत प्रधानमंत्री होते हुए भी हमारे फैसले दूसरे लोग ले रहे। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अब जिम्मेदारी आन पड़ी है इस देश के, खासतौर पर इस देश के मुसलमानों का। इसलिए कि जब आजादी का जंग चल रही थी ना, तो जो मेरा क्षेत्र है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, शामली, इन क्षेत्रों से, सहारनपुर से वो चला था आंदोलन, रेशमी रुमाल का। याद है किसी बुजुर्गों को याद होगा, रेशमी रुमाल का आंदोलन चला था और उसमें ना जाने कितने मुस्लिमों ने अपने सिर कटवाए थे। उलेमाओं ने, मुस्लिमों ने नहीं, उलेमाओं ने, जो मुस्लिमों के सिरमोर होते हैं, उन्होंने अपने सिर कटवाए थे। वही परिस्थिति आज बनी हुई है आप सब लोगों के सामने। सबसे पहले इस देश के मुसलमान को खड़ा हुआ इस देश की व्यवस्था को बचाने के लिए। और वो जो लोग हिंदू राष्ट्र बार बार गाते घूम रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, उनको भी समझाना होगा कि भाई ये देश सबका है, किसी एक धर्म के लोगों का ये देश है नहीं, समझे? और ना ये किसी एक धर्म के लोगों का देश बन सकता, ठीक। और जो लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना दो, उनसे पूछना किस देश को भारत राष्ट्र बनाने में तुम्हारा क्या योगदान है? जब इतिहास पढ़ोगे तो सावरकर जैसे लोग निकलेंगे जिन्होंने जेल में जाकर माफी मांग ली थी, लेटर लिखकर आदमी माफ कर दो, और बहुत सारी लिस्ट है। आजादी की लड़ाई चल रही थी, यहां हम लोग लड़ रहे थे और कुछ लोग जो है वो हमारी चिट्ठियां बना देते, कहने कहा नसीब कहां छुपा हुआ है कि नसीब फलाने गांव में छुपाओ से निकाल गया और पीटते हुए लाना, बड़ी आजादी का नारा लगा, समझ लो। तो वही माहौल पैदा हो गया है, फिर दोबारा से लड़ने की जरूरत है। जो लोग को भ्रम चढ़ गया है उनका भ्रम निकालने की जरूरत है, उन्हें ये बताने की जरूरत है ये देश सबका है, सब रहेंगे। इसलिए जब तक बंदमुक्ति नहीं करोगे, एक साथ खड़े नहीं होगे, तब तक काम चलने वाला नहीं है। और मैं ये गर्व से कहता हूं कि इस मंच पर ये जो मंच यहाँ लगा हुआ है, यहाँ सभी धर्मों के जाति के लोग हैं। जो यहाँ सफाई करते हैं वो भी इसमें है, जो यहाँ खेती करते हैं वो भी इसमें है, जो यहाँ बिरयानी बनाते हैं, केले बेचते हैं वो भी इसमें है, जो घंटियां बनाते हैं, जो चप्पल जूते बनाते हैं, जो जितने काम करते हैं सारे इस मंच पर बैठे हुए हैं। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो आप लोगों को वाकई को गुलदस्ता सजा है, ठीक। गुलदस्ते में एक फूल और जोड़ोगे तो गुलदस्ता सुंदर लगेगा, सूखे गुलदस्ते में फूल जोड़ोगे कुछ होगा नहीं। तो चीजें सूख चुकी है। ऐ मेरे मुस्लिम साथियों, ऐ मेरे दलित पिछड़े आदिवासियों, अपने अधिकारों को समझो। बीमारी में आजाद समाज पार्टी का गंदा मजबूत करो। और एक बात और रहा, आप किसी भी पार्टी में रहिए, किसी और पार्टी में रहा तो इसका नाम नसीम हो सकता है, लेकिन जब इसके गले में ये आ गया तो इसका नाम नसीम बाद में, पहले भीम आर्मी का कार्यकर्ता लिखा जाता, ये भीम आर्मी का कार्यकर्ता, ठीक। और भीम आर्मी के कार्यकर्ता को छेड़ना मधुमक्खी में पिछत्ते में हाथ देने के बराबर है। जब एक कार्यकर्ता को छेड़ा जाता है तो फिर हम मधुमक्खी की तरह चलते हैं। कैसे चलते हैं? मधुमक्खी की तरह। मैं फिर बताऊं कि भीम आर्मी के कार्यकर्ता को छेड़ना एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। जो बिना कारण में छेड़ेगा तो मधुमक्खी जब काटती है तो सूद का कैसा बना देती है, कैसे बना देती है सूद कर, इतना मोटा, बिल्कुल। और हर चीज मोटी होती है, पिछड़ा भी मोटा होता, बैठा नहीं जाता कुर्सी पर, समझ गए? तो ये मैंने क्या कहा, नसीम बाद में पहले भीम आर्मी का कार्यकर्ता, जो पूरा देश जानता है
चाहे माननीय मोदी जी हो, योगी जी हो, माननीय में से लगा देखो सम्मानीय है हमारे नेता तो है ही वो। नेता किस लिए भाई? प्रधानमंत्री हमने बनाया ना, इस देश की आबादी ने वोट देकर बनाया, वो हमारे खिलाफ करे गलत बात है। इस बार उन्हें बदलना भी है, समझ रहे हो? इस बार उन्हें बदलना है और उन्हें बताना है कि तुम मुख्य प्रधानमंत्री अपनी वजह से नहीं हमारी वजह से हो, तो मुख्यमंत्री अपनी वजह से नहीं हमारी वजह से हो। हम रिक्शा चलाने वाले, हम ठेली लगाने वाले, हम सफाई करने वाले, हम खेती करने वाले जिस मर्जी को चाहें उसको प्रधानमंत्री बनाकर बैठा सकते हैं, मुख्यमंत्री बनाकर बैठा सकते हैं। इस बार ये बताना है उनको, मजबूती से बताना है। इस बीच मुझे एक किसान नेता की लाइन याद आ रही है, चौधरी चरण सिंह साहब की लाइन है, वो मैं अधिकतर सभी मंचों पर कहता हूं। चौधरी चरण सिंह साहब को जब पढ़ रहा था, उन्होंने लाइन कही कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से गुजरता है। क्या कहा था उन्होंने? कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेतों खलिहानों से गुजरता है। उन्होंने एक लाइन में बता दिया था कि जब तक भारत का किसान मजदूर मजबूत नहीं होगा, भारत मजबूत नहीं हो सकता। और आज इस देश के अंदर व्यापारी को तो मजबूत किया जा रहा है। कौन से व्यापारी को? इन वाले व्यापारियों को नहीं जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं कपड़े की, जिन्होंने शोरूम खोल रखे हैं जूतों के, उनको मजबूत नहीं किया जा रहा। यहाँ मजबूत किया जा रहा है अडानी अंबानी जैसे लोगों को, बिरला जैसे लोगों को। एक व्यापारी तो कई हजार करोड़ का धन लेकर भाग विदेश चला जाता है, आराम से खूब दारू पीता है, खूब अय्याशी करता है, वीडियो उसके अपलोड होते हुए कुछ नहीं कर पाता। लेकिन एक किसान पे कृषि कार्ड होता है ना, तो उस पर तहसील की तरफ से नोटिस आ जाता है कि अगर 1 लाख का कृषि कार्ड है तो मुझे लगता है 10% उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तहसील का नोटिस आता है। ऐसा ही है ना? अब सोचो, एक किसान का 1 लाख रुपए माफ नहीं हो रहा सरकार से, और एक व्यापारी कई हजार करोड़ का कर्ज लेकर यहां से आराम से विदेश भाग जाता है। अब सवाल आप ही से है कि आप अगर एक गांव के लोग, अगर मैं आपके गांव में घुस जाऊं और आपका मन कर जाए कि दर्जी को गांव से बाहर निकलने नहीं देना, कुछ हो जाए, जब तक वो हमारे साथ बैठकर चाय पीएंगे बाहर नहीं निकलेंगे, तो मेरी हैसियत है मैं आपके गांव से निकल जाऊंगा? बताओ, निकल जाऊंगा? नहीं निकल सकता ना। अब सोचो, ये पता होते हुए कि इस आदमी का 13 करोड़ का लोन है और ये सब खा चुका है और यहां से विदेश भाग जाता है, हमारी सरकार को पता तक नहीं लगता, हमारी सरकार को पता नहीं लगता। इसमें मेरा मत यह है कि सरकार को पता है, लेकिन वो विदेश भागता है कि 2 करोड़ तेरे, 5 करोड़ तेरे, 100 करोड़ तेरे, 200 करोड़ तेरे, मुझे बचाने में। वो यहां से पैसे देकर चला जाता है। पैसा किसका जाता है? हमारा। और खासतौर से मेरी बुजुर्गों से अपील है कि मेरे दर्द को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब ये पता लगता है ना, जब ये फैसला आया, एक लड़की का बीजेपी के लोगों ने रेप किया था, रेप करने के बाद उसके पूरे परिवार को मार दिया गया, पूरे परिवार को। और जिन्होंने ये सब किया वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं।